यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? जो हमारा मैन पावर है। प्लानिंग टेकिंग अप द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश करते हैं? बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, जो फॉर्मल डेफिनेशन है इसकी, अभी पढ़ा है, राइट पीपल एट राइट प्लेस। एचआरपी से क्या सबसे पहले जब कोई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोले, फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए? राइट पीपल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। ठीक है, इसके नेचर के बारे में हमने पढ़ लिया डिटेल में। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस। कितने प्रोसेसेस होते हैं? 7। सबसे पहला क्या होता है? ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन। जब एज एन एचआर एक्सपर्ट आपको एचआरपी करनी है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होता है आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। बेस्ड ऑन दैट आप डेटा कलेक्ट करते हो, बेस्ड ऑन दैट डेटा फोरकास्ट करने की कोशिश करते हो, जो हमारा होता है सेकेंड स्टेप, प्रिडिक्ट करने की कोशिश। थर्ड वन इज जॉब एनालिसिस। ये क्या है? डेटा अबाउट द जॉब, जो काम कर रहे हैं। फोर्थ, सप्लाई एनालिसिस। फिफ्थ, डिमांड कितनी है, जरूरत हमें कितने लोगों की है और हमारे पास कितने लोग हैं। इन दोनों के बीच का हम क्या करेंगे? गैप निकालेंगे। जो हमारा गैप रहेगा उसके बेसिस पे हम एक्शन प्लानिंग करेंगे। ये प्रोसेस है एचआरपी का। आगे बढ़ते हुए में दो टर्म्स याद रखने हैं। ह्यूमन रिसोर्स, अब डिटेल में डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। आप बताओ डिमांड क्या होता है? कोई आइडिया है? कौन सा टर्म आ रहा है आपके दिमाग में डिमांड से रिलेटेड? नीड और वांट, आपकी जरूरत, आप कितना डिमांड करो उस चीज को। सेम अब आप देखो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ऑर्गेनाइजेशन और एचआरएम के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, डिमांड फॉरकास्ट हम दो कर रहे हैं। हमारी करंट नीड कितनी है और फ्यूचर में कितनी हो सकती है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आज के लिए तो नहीं करोगे, थोड़ा सा तो फ्यूचर देख रहे होंगे ना, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर। तो उसके बेसिस पे हम अपनी डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं। डिमांड फॉरकास्टिंग बहुत सिंपल है। क्या है ये? हमारी रिक्वायरमेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी। अब डिमांड फॉरकास्टिंग के मेथड्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा क्वालिटेटिव मेथड, सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का क्या मतलब होता है? जिसमें हम क्वांटिटेटिव में क्या हो रहा है? मैथमेटिकली कर रहे हैं, डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव में हम डेटा के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ऐसे देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज, यहां पे हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ पीपल दैट वी मे नीड। सिंपल है, बेस्ड ऑन व्हाट? प्रीवियस एक्सपीरियंस। और सेकेंड वन, इसको डेल्फी टेक्निक भी बोलते हैं। अभी हम एचआरपी कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि देयर इज अ गैप, शायद से हमें और लोगों की ज़रूरत हो सकती है। हाउ विल वी, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? मतलब अगर आपको कुछ करना है, आपका क्या फर्स्ट स्टेप होगा? मे बी अगर आप एक एम्प्लॉय हो, आप जाके जो टॉप हाई मैनेजमेंट है उससे बात कर रहे हो, और आप किसी एचआर एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश कर रहे हो कि दिस इज द करेंट स्ट्रेंथ दैट वी हैव, फ्यूचर में हम इतना कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट का, शायद से हम एक नया प्लांट ले, नई फैक्ट्री स्टार्ट करें, या हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, उस अकॉर्डिंग व्हाट डू यू थिंक कितने लोग और अभी हमें हायर करने चाहिए, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो में कितना इकोनॉमिक होगा। तो वो एक्सपर्ट क्या करता है? बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है और हमारी हेल्प करता है फॉरकास्ट करने में।
अब ये जो थर्ड स्टेप है डेल्फी टेक्निक, ये बहुत सिमिलर है एक्सपर्ट ओपिनियन से, बस इसमें एक ही चीज़ होता है कि नो फेस टू फेस मीटिंग, और ये बहुत पुराना है। एंशियंट टाइम में ये ग्रीक में यूज़ होता था, जब वो कुछ भी डिस्कस करते थे या किसी चीज़ के लिए लोगों को अपॉइंट करते थे तो वो यूजुअली इस टेक्निक को यूज़ करते थे, जिसमें वो सेवरल राउंड ऑफ एस्टिमेशन करते हैं बट फेस टू फेस मीटिंग नहीं करते डायरेक्टली, मतलब कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता है बट स्टिल सेम एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग सुना है? व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? अभी अ लॉट ऑफ डिस्कशन, इसमें हमारा क्या गोल है? वी आर ट्राइंग टू जनरेट अ लॉट ऑफ आइडियाज। यहाँ पे हम किसी आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। वी आर जस्ट कमिंग फॉरवर्ड विद अ लॉट एंड लॉट ऑफ आइडियाज। क्लियर है? अब सेम बेसिस पे हम आगे चलते हैं और हम क्वांटिटेटिव देखते हैं, ठीक है? क्वांटिटेटिव में भी हमारा फर्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस एंड प्रोजेक्शन। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? बहुत सिमिलर फर्स्ट वाले के एस्टिमेशन जैसा ही है, पर डिफरेंस क्या है? इसमें हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस किस बेसिस पे कर रहे हैं? हमारे पास्ट के नंबर्स के बेसिस पे। ऐसा चलता रहा है, एवरी ईयर ऑर्गेनाइजेशन इज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 20% and then we are needing 5 to 10 more new hires, some top level management। ऐसा हम इतने टाइम से कर रहे हैं। उस बेसिस पे हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा ट्रेंड चला आ रहा है पिछले 5 साल का। उस बेसिस पे भी हम कर सकते हैं ना, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है। सबसे कॉमन यही यूज होता है। इसमें और एस्टिमेशन में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारे पास हमारा जो प्राइम कंसिडरेशन है वो हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है। क्लियर? सेम है। अब जब हम लॉन्ग रन में कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे हम? लॉन्ग रन ट्रेंड एनालिसिस। अब किसी को आइडिया रेग्रेशन क्या होता है? इसमें हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। अगर नीड इतनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे, तो हम दो चीजों को प्रोस्पेक्टिव में लेके काम कर रहे हैं। ये भी क्वांटिटेटिव है और उसमें बहुत सारा डेटा होता है जब हम इसको आगे डिटेल में करेंगे तो। और स्टिमुलेशन में वेरी सिमिलर टू पहला वाला हमारा, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? रियल टाइम में उसको एसेस करके देखते हैं, ठीक है? रियल टाइम में कोशिश करते हैं देखने की, सेम सिचुएशन क्रिएट करते हैं एंड बेसिस ऑन दैट हम देखते हैं कि हमारी आखिर में नीड कितनी आ रही है। अब इसमें हमारा बेनिफिट क्या होगा? एनी आइडिया? अगर हम रियल टाइम में कर रहे हैं तो हम ज्यादा हम ज्यादा एक्यूरेटली कर पाएंगे। और लास्ट स्टेप क्या है? वर्कलोड एनालिसिस। अगर हमें ह्यूमन एचआरपी का अल्टीमेट गोल क्या है? मेनी केसेस में कि हमें नए लोगों को लेना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, और जो राइट पर्सन है वो राइट जॉब कर रहा है। पर अगर हमने ये देखा ही नहीं कि जो पर्सन एग्जिस्टिंग है वो जितना काम कर रहा है उसकी वर्कलोड क्या है, तो हम कर पाएंगे एचआरपी सही से? मान लो हमने देखा कि मार्केटिंग टीम में 5 बंदे हैं, पर हमने वो कितने ज़्यादा, उनका वर्कलोड कितना है, सब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऐसे ही कम होगी। या फिर सबके पास बहुत काम है, ये जो 5 बंदों का काम है 3 लोग आराम से कर सकते हैं, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और हमारा लास्ट है मार्कोव एनालिसिस। ये भी एक प्रोबेबिलिटी टेस्ट होता है। इसके बेसिस पे वेरी सिमिलर टू ट्रेंड एनालिसिस हम कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की, जो भी हमारा नेक्स्ट नीड रहेगा। अब ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 मेथड है। क्या क्या है? मैनेजेरियल जजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट ओपिनियन। पर ज़्यादा अच्छा क्या है? मैनेजेरियल जजमेंट बोल दो, एक्सपर्ट ओपिनियन बोल दो, ठीक है? डेल्फी टेक्निक बोल दो। सो ये मेन 5 है। इनके बेसिस पे आप एज मेनी स्टेप्स कर सकते हो। वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा।
कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा पे बिलीव करती है, ठीक है, उन्हें ट्रेंड एनालिसिस ही करना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है दे ट्रस्ट देयर टॉप मैनेजमेंट, वो बस उनसे कंसल्ट करिए, उस बेसिस पे अपनी हायरिंग कर रही है। तो आप बताओ फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? ये क्या है हमारे 5 मेजर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक्स है। अब हम सेकेंड में आते हैं, सप्लाई फॉरकास्टिंग। अब सप्लाई फॉरकास्टिंग में क्या है ना कि हम सब कुछ लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आखिर सप्लाई कितनी है ह्यूमन रिसोर्स की। इसमें हम हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो भी करते हैं। सपोज कभी कभी क्या होता है, अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करा है एंड दे टेल यू कि अभी तो हमारे पास में पोजीशन नहीं है, लेकिन आप एक काम करो, आप अपना CV देके चले जाओ। क्या करते हैं वो CV का अपने डेटाबेस में रखते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपको कॉल करेंगे। या फिर आप ऑनलाइन जाके आपने ऐसे लिंक कर दिया, अपना एक फॉर्म फिल कर दिया, करंट ओपनिंग नहीं है बट आपने फिल करके रख दिया, वो उनके डेटाबेस में चला गया। हमारे पास करंट इतने एम्प्लॉय हैं जो अभी इतना रेगुलरली आ रहे हैं और इतने लोग इंटरेस्टेड है काम करने में, उसमें वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं वेरी ऑफन। क्या रहता है वो कि व्हेन आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग, आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। वो क्यों करते हैं, अपनी सप्लाई को फोरकास्ट करने के लिए कि आखिर उनके पास कितनी सप्लाई है ह्यूमन रिसोर्स की। इससे क्या होता है, it helps to quantify number of people and positions expected to be available in near future। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ पीपल। क्योंकि हमें अपने सप्लाई का आइडिया है कि हमारे पास इतने लोग हैं, हम टाइम से पहले अपनी हायरिंग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आपको पता होगा ना रिक्रूटमेंट में टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। अगर हमें सप्लाई का अपना आइडिया है ऑलरेडी तो हम उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, शॉर्टेज को स्टॉप कर सकते हैं। अब इसके भी ना कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं। सबसे पहले टर्नओवर रेट, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसमें नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले देखा ना कि हमारे पास लोगों की CV है जो इंटरेस्टेड है, कितने नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पर ये भी तो देखोगे ना कि वो कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, उससे भी तो हमारी सप्लाई इफेक्ट हो रही है, हो रही है। नए लोग जो इंटरेस्टेड है और कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई कम हो रही है। अब इसी का एक्सटेंशन है सेकेंड पॉइंट, कंडीशन ऑफ वर्क एंड एब्सेंटिज्म। इतने लोग तो हैं लेकिन वो आ नहीं रहे काम पे, उससे हमारी सप्लाई इफेक्ट हो रही है। अब आप ना इसको लिख लो, ये जो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले लिख लो। लिख लिया। सप्लाई फॉरकास्टिंग, सबसे पहले हमारा टर्नओवर क्या है, जो टर्नओवर है उसमें एब्सेंटिज्म कितना है, हमारे पास कितने लोग हैं, कितनी हमारी सप्लाई है, कितने एब्सेंट है। थर्ड पॉइंट, जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनका प्रोडक्टिविटी ऑफ लेवल क्या है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी उनकी कितनी है। तीनों इंटर रिलेटेड है, तीनों के बेसिस पे हमारा क्या पता चल रहा है हमें, ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई। अब इन तीनों के बेसिस पे मूवमेंट अमॉन्ग जॉब्स, ये जो है ना आगे चल के ये जो सिंपल लाइन है मूवमेंट अमॉन्ग जॉब,
एक नया टॉपिक बनता है जिसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। टर्म से क्या लग रहा है, क्या हो सकता है सक्सेशन प्लानिंग? लोग रिटायर कर रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, और हमारे कुछ एम्प्लॉयज हैं जो बहुत टाइम से 5 साल से काम कर रहे हैं। अब एक बंदा है, उसने 5 साल पहले ज्वाइन करा है एंड अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट वो नई स्किल्स लर्न कर रहा है, टाइम से पहले अपना काम कर रहा है। हमारे पास एक टीम लीड की ना एक लीडरशिप पोजीशन है, उसकी ओपनिंग है। हम क्या करेंगे? हम उसको प्रमोट करने का सोच सकते हैं, या हम उसको नेसेसरी ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो प्रमोट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे इन द सेम वे फैमिलीज में होता है, जो हमारा हु विल बी द नेक्स्ट लीडर, दिस इज, ये आगे चल के एक नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे सप्लाई में बस इतना देख लो कि मूवमेंट अलोंग जॉब्स, क्योंकि एकाएक से तो नहीं होगा ना। फर्स्ट वो अभी काम कर रहा है, फिर वो टीम लीड होता है, फिर मैनेजर होता है, तब जाके हम टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज लॉस्ट क्या होगा? एब्सेंटिज्म, जितना दिन उन्होंने काम नहीं किया। एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरा तो वो डे लॉस हुआ ना, और मुझे उतनी छुट्टी देनी भी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लीगली होता है, कभी होता है कि सही में नीड है, तो ये होता है डेज लॉस्ट, ठीक है। हॉलीडेज डेफिनेटली हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। एब्सेंटीज हॉलीडे नहीं होता है, बट देखो कंडीशन ऑफ वर्क एंड एब्सेंटीज दोनों है ना। हाँ ऑब्वियसली नेसेसरी है, लेकिन हम उसका बस एक डेटा अपने पास रख रहे हैं, बेसिस जिसके बेसिस पे हम अपनी सप्लाई फॉरकास्ट कर सकें, ठीक है। हाँ हाँ डेफिनेटली इफेक्ट होगा। हमें अपनी सप्लाई पता करनी है ना। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी सप्लाई, कितना लोग काम कर रहे हैं, ओके। ओवर टाइम का भी रखेंगे सेम वे। इनफैक्ट ओवर टाइम का तो आपको बहुत नेसेसरी रखना पड़ता है, बिकॉज जो ओवर टाइम होता है ना, उसके बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है एम्प्लॉयज को। तो नहीं, अभी यहाँ पे हम बस एब्सेंटिज्म कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ओवर टाइम का एक नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हो कि आप ओवर टाइम ऐड कर सकते हो अपना, बट यहाँ पे हम बस कंडीशन ऑफ वर्क और एब्सेंटिज्म कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ना सप्लाई एनालिसिस से ही ना हमारे नेक्स्ट टॉपिक शुरू होते हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? सक्सेशन प्लानिंग की। सक्सेशन प्लानिंग क्या था? कोई रिपीट कर सकता है? लेमैन टर्म्स में क्या समझ में आया था सक्सेशन प्लानिंग में? हम अपने फ्यूचर, जो भी हमारे फ्यूचर लीडर्स होते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं प्लान, ट्रेन, ऑब्जर्व फॉर हायर पोजीशंस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो निकल के आया हमारे सप्लाई फॉरकास्टिंग से, ठीक है। अब बहुत छोटा सा चीज है स्किल इन्वेंट्री। कोई आइडिया क्या हो सकता है स्किल इन्वेंट्री? बहुत इजी है, बताओ। उसका हम एक कलेक्शन कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग कीपिंग अ सेपरेट डेटा। वो हो गया हमारा स्किल। और जो मैनेजर्स का होता है वो हमारा क्या हो गया? मैनेजमेंट इन्वेंट्री। कितने हमारे पास मैनेजर्स हैं और इतने हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स हैं। क्या बेनिफिट होगा अगर हम अपनी एक स्किल इन्वेंट्री अपडेटेड मैनेज करते हैं तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन? आप बताओ बताओ। हमें एग्जैक्टली पता रहेगा कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं और वो किस चीज में स्किल्ड हैं। अब ये जो हमने डेटा कलेक्ट करा, और जब हमने इनिशियल भी देखी थी कि जब हम HRP करते, तो आप देख रहे होगे थ्रू आउट दिस प्रोसेस हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा एनालाइज कर रहे हैं। तो आजकल ये सब मैनुअली तो कोई नहीं करेगा, इतनी तो टेक्नोलॉजी है। तो जहाँ पे हम इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं इन अ कंप्यूटराइज्ड वर्जन, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी बढ़ते हैं। तो ये
ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बट इसको करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर of collecting, storing, managing and validating data about human resource. और ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, उसमें जब हम ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, वो हमारा हो जाता है HRIS। इसके बारे में बस क्या याद रखना है कि ये जब हम ऑनलाइन सेम डेटा उसको कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज, करंट यूज, हम उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बताओ इससे क्या बेनिफिट हो सकता है अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है और इसमें हम मेंटेन कर रहे हैं सारे। जब एम्प्लॉइज कोई लीव लेता है तो वो वहाँ पे पंच इन करता है, देन वो कब आ रहा है, जब वो वापस आ रहा है, जब उसने हाफ डे लिया, जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, हमारे पास कोई अगर छोड़ के गया, कितने, अगर हमने पिछले 5 साल में देखा कि एम्प्लॉइज आ रहे हैं और वो 6-6 महीने में लीव करके जा रहे हैं, इस बेसिस पे आप क्या सोच सकते हो कि शायद हमारा जो ओरिएंटेशन प्रोसेस है, ऑनबोर्डिंग है, उसमें कोई दिक्कत है, कहीं वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ये हमें कैसा पता चलेगा? क्योंकि हमने ओवर द टाइम एक डेटा मेंटेन करा है। उसमें कुछ भी अनयूजुअल हो, कुछ भी जो बार बार ही हो रहा है, रिकरिंग हो, कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो हमें हमेशा हम अपडेटेड रहेंगे उस डेटा पे विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। These are the 5 most important things जो हम करते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं सबसे पहले? रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अभी न्यूज़ में था, आपने सुना था न्यूज़ में कि बहुत सारी कंपनीज ने पोस्ट कोविड बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला जो डबल मून लाइटनिंग कर रहे थे। मून लाइटनिंग, करेक्ट, दूसरी जगह पे भी काम कर रहे थे। ये इंफॉर्मेशन तो हम अपनी रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं और साथ में वी कंटिन्यूसली कीप इट इन चेक विथ अदर कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशंस और ऑफ द सेम फर्म, ताकि अगर कोई बंदा मून लाइटनिंग कर रहा है या फिर हमें एटलीस्ट पता चले कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, कितनी हायरिंग हो रही है। इससे क्या होगा, हमारा किस चीज़ में हमें हेल्प होगी? बजटिंग में, बहुत सारी चीज़ों में होगी। आप सोचो किस चीज़ में हो सकती है? सबसे पहला तो होगा कॉस्ट सेविंग, गोल जो हम करना चाहते हैं उस हिसाब से हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है कि नहीं। आगे चल के हम एक डिजिटल मार्केटिंग का नया विंग स्टार्ट कर रहे हैं, हम उस हिसाब से हायरिंग कर रहे हैं, या फिर हमने उस हिसाब से हायरिंग करी और अभी हमें उस प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट करना है। तो इसीलिए रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्या होता है? करियर प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो अभी हमने करा, अभी जो हमने बात करी, किससे रिलेटेड है? सक्सेशन प्लानिंग से। थर्ड इज ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। ट्रेनिंग पढ़ा है? क्या होता है? ट्रेनिंग इज एडिंग अपॉन द एग्जिस्टिंग स्किल्स। उससे क्या होता है? वी आर प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर पोजीशंस एज वेल एज अपग्रेडेशन जो हो रही है। तो ये होता है हमारा ट्रेनिंग। हमें ट्रेनिंग की भी इंफॉर्मेशन होती है। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप अप्रेजल करेंगे। अप्रेजल से अगर हमें पता चलता है कि कोई एम्प्लॉय है बैक टू बैक वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देखो यहाँ पे जब हम किसी को सैलरी दे रहे हैं या हम किसी का सैलरी बढ़ा रहे हैं तो हम उसके परफॉर्मेंस को काउंट करते हैं। अब उसको क्या बोलते हैं? एंड वो यूजुअली एक पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, 1 साल, 6 महीने, आजकल साल में 4 बार भी होता है, 3 टाइम्स इन ईयर भी होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रेजल। बेस्ड ऑन दैट हम उसकी सैलरी बढ़ाते हैं, बोनसेस देते हैं। तो अब अगर हमने किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कराई, ठीक है, ट्रेनिंग में एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरा तो इन्वेस्टमेंट हुआ,
नेक्स्ट टाइम वो जो स्किल्स उसको सिखाई थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या करोगे? उसकी अप्रेजल नेगेटिव करोगे, पॉजिटिव करोगे? एग्जैक्टली क्योंकि अब हमारे पास ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन भी है, तो इस बेसिस पे हम ये कर सकते हैं, हम अप्रेजल जो होता है ना और बेटर कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने इस चीज़ के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी है, उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पर मेजर केसेस में क्या होता है, जब ट्रेनिंग मिलती है उसके बाद उस चीज़ के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट हो जाता है, एंड देन वी कम बैक एंड वी डू द एनालिसिस ऑफ द ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, कि जब हम ये वाली पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे रहे थे तो एम्प्लॉयज़ क्या शो कर रहे थे? इम्प्रूवमेंट। अब ये हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे ही है कि इससे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है? आप बताओ पॉइंट नंबर 3 कैसे है? हाउ इज इट हेल्पिंग इन रिसर्च एंड ऑडिट? क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, उस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, और जब हम रिसर्च करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? कुछ नया निकल के सामने आएगा जब हम उस ट्रेंड को स्टडी करेंगे तो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, और लास्ट पॉइंट भी है कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रहा है, कोई एरर हो रहा है, बिकॉज हम HRIS मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर हम डाल रहे हैं, तो हमें उसके बारे में। सक्सेशन प्लानिंग हमने करा है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस। क्या अभी तक हमने क्या समझा, क्या होता है जॉब एनालिसिस? Data about the, when we are trying to study the, about the, जब हम एक जॉब को, जो एक एम्प्लॉय है वो एक पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, जब हम उस जॉब के रिगार्डिंग सिस्टमेटिक डेटा निकालते, उस जॉब को स्टडी करते हैं, जो उसकी स्किल्स है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रिक्वायरमेंट्स है, एबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जॉब एनालिसिस। ये जॉब एनालिसिस का डेफिनेशन है, आप इसको लिख लो एज इट इज। आपने शीट नहीं फिल करा ना? दोनों में कर दिया? अंदर अंदर ये रजिस्टर खोल के। ये वाला हो गया सबका? लिख लिया? देखो अभी ना जॉब एनालिसिस का यहाँ से देख रहे हैं, फिर से HRP के प्रोसेसेस से।
ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट टाइम सुना था जॉब एनालिसिस के बारे में। ओके, थर्ड स्टेप में सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट स्कैनिंग करा था, फिर हमने फॉरकास्टिंग करा था, फिर हमने देखा था जॉब एनालिसिस। क्या करा था यहाँ पे? कलेक्टिंग इन्फोज अबाउट द टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी जॉब। इसको हम क्या बोलते हैं? जॉब एनालिसिस। इसमें दो मेजर चीज़ होती है, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन और एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम जॉब एनालिसिस को डिटेल में करते हैं, फिर हम इसके सब पार्ट्स में जाएंगे। ठीक है, अब अभी जैसे स्टार्ट करने से पहले आपको लग रहा है कि एक जॉब को एनालाइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? अचीव गोल। ठीक है, एक पर्टिकुलर ओपनिंग है किसी भी, आप ऐसे देख लो अभी के हिसाब से हमारे पास एक ओपनिंग है डेटा एनालिस्ट की, चीज़ें ऑप्टिमाइज हो रही हैं धीरे धीरे करके, एक डेटा एनालिस्ट की ओपनिंग है, और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा। हम उस पर्टिकुलर जॉब पे जब हम हायरिंग कर रहे हैं, हायरिंग से पहले हम क्या करते हैं? हमेशा जॉब एनालिसिस करते हैं, उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या टास्क हैं, ड्यूटीज़ हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले हम हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है लॉन्ग टर्म में जो बोला वो अचीव कर सकते हैं, पर इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? जब हमें पता है कि इस जॉब की ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, हम इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं? सही लोगों को रख सकते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब आप एक ह्यूमन रिसोर्स हायरिंग एक्सपर्ट हो, आप जा रहे हो कैंपसेस में रिक्रूटमेंट के लिए, वहाँ पे प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, आपने जॉब एनालिसिस नहीं करी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसको लेना है? और सामने वाले को भी आप कैसे क्लैरिटी दे पाओगे अगर वो सामने वाला आपसे पूछता है कि मैम आई एम स्किल्ड इन जावा बट आई एम नॉट स्किल्ड इन पाइथन, अगर आपको पता ही नहीं है कि उस पर्टिकुलर जॉब की क्या डिमांड है, उसमें क्या क्या टास्क इंक्लूडेड होगा, आप कर पाओगे रिक्रूटमेंट? बिना जॉब एनालिसिस के रिक्रूटमेंट, करेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो पाती है। इसीलिए हम हमेशा रिक्रूटमेंट से पहले क्या करते हैं? जॉब एनालिसिस। अब रिक्रूटमेंट में ना दो प्रोसेसेस होते हैं। रिक्रूटमेंट के बारे में सुना है पहले कभी? व्हाट इज रिक्रूटमेंट? जब क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं, हायरिंग। हायरिंग रिक्रूटमेंट के बारे में क्या है? इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं कि वी आर आस्किंग पीपल टू अप्लाई। ठीक है, हम अपना लिंक्डइन का एक पोस्ट हर जगह सर्कुलेट करते हैं, हम हर जगह जो भी हमारी हायरिंग इन्फॉर्मेशन है हर जगह सर्कुलेट करते हैं, हम बस देखते हैं कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोसेस में। ये बहुत पॉजिटिव प्रोसेस है। मान लो मेरे पास वो डेटा एनालिस्ट की पोजीशन थी, उस पर टोटल मैं बीबीए में दिल्ली में रिक्रूट कर रही थी, टोटल हमने देखा उस एक पोजीशन पे 150 लोगों ने अप्लाई करा। अब हम 150 लोगों को तो नहीं लेंगे, हमारे पास एक या दो ही है। हम आते हैं रिक्रूटमेंट से सेकंड स्टेप में, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? नेगेटिव प्रोसेस। इसमें नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ज़्यादा लोगों को निकाल रहे हैं, 148 लोगों को निकाल रहे हैं, हायर कितने को कर रहे हैं? 2 को। सो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। अब अगर आपको सही से रिक्रूटमेंट करना है, आपको क्या चाहिए? जॉब एनालिसिस चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जॉब ये है, इसमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है। अगर कभी कभी आप देखते होगे, कभी कभी क्या ज़्यादातर तो आप यही देखते होगे कि एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मान लो एनालिस्ट 1 है, एनालिस्ट 2 है, क्यों होता है ऐसा बताओ? ट्रेनिंग तो आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को नहीं देते हो। और वो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। अभी आप देखो हैवी एआई इंटीग्रेशन हो रहा है हर जगह। क्यों? क्योंकि अभी एआई मार्केट में है। कुछ दिन पहले 6 महीने 7 महीने पहले जैसे जो चीज़ें कर रहे थे, अभी आप देखो सेम आप कर लोगे विद द हेल्प ऑफ अ न्यू एआई टूल।
तो जो एम्प्लॉय अपने एक तो पर्सनल लेवल पे वो ट्रेनिंग कर ही रहा है, अपना स्किल अपग्रेड कर रहा है, अदरवाइज उसको पता ही विल बी लॉस्ट। सेकेंड इज कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी जब हम मेजर चेंज लाते हैं तो हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब आप एक बात बताओ, चैट जीपीटी आया था, ट्रेनिंग देनी पड़ी थी, डाउनसाइजिंग हुई थी, कंटेंट राइटर का पूरा टीम बहुत जगह पे हट गया था। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे शेयर चैट हो गया, मौज हो गया, जो डिजिटली बहुत अच्छा कर रहे थे कोविड के टाइम पे, पोस्ट कोविड ऐसे भी उनकी डाउनसाइजिंग हुई, क्योंकि कम लोग आने लगे, ओवरऑल उनका रेवेन्यू कम हो रहा था। फिर चैट जीपीटी आ जाता है, उसमें जो कंटेंट राइटर्स थे, जो क्रिएटिव पीपल थे, खत्म। डिज़ाइनिंग कर रहे थे, जो बंदा डिज़ाइनिंग कर रहा था, पहले पूरी एक 10 लोगों की डिज़ाइनिंग की टीम थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अब 2 लोग बच गए। वो 2 लोग सेम काम कर रहे हैं प्लस वो बेटर कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो 2 लोग बचे उन्हें उनकी बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग हुई, एक्स्ट्रा 4 आवर्स 2-2 महीने तक ट्रेनिंग हुई, ताकि उस जॉब को बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि मान लो हमें क्लाइंट से डील करना और सडनली किसी ने छोड़ा, अब हम उस पोजीशन को फिल कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को फिर से ट्रेन कर सके, तो हम क्या करेंगे कि हम ऑलरेडी मार्केट से एक एक्सपीरियंस बंदा लेने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट चीज़ है। सेकेंड, डेफिनेटली ट्रेनिंग कॉस्ट बचता है, क्योंकि किसी को एकदम शुरू से उठाने में और किसी के एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पे ऐड करने में, जो उसके पास एक्सपीरियंस है ना, वो उसके बेसिस पे बेटर ट्रेनिंग कर सकता है, तो वो मेरा हमेशा गोल रहेगा। पर हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और कितनी ज़रूरत है ये भी हमारे जॉब एनालिसिस पे बेस करेगा, क्योंकि हमने उस जॉब को बहुत अच्छे से एनालाइज करा, हमने उसके बारे में पढ़ा और हमें पता चला यार ये तो क्लाइंट रोल है। इमीडिएटली दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ टू डील विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट। अब इस पोजिशन पे विल यू बी कंफर्टेबल हायरिंग अ फ्रेशर एज एन एचआर एक्सपर्ट? आप बताओ, अगर आप इस पोजीशन पे एक फ्रेशर को हायर करते हो, देन आपको उसको कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो इमीडिएटली क्लाइंट के साथ डील कर सके। और बहुत सारी चीज़ होती है, सॉफ्ट स्किल, समवन इज स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, वो कॉर्पोरेट में नहीं गया है, उसकी सबसे जो एकदम बहुत सारी चीज़ होंगी, पर फर्स्ट चीज़ जो उसके दिमाग में, जो फर्स्ट चीज़ आपके आते हैं, वो क्या होगा? फर्स्ट चीज़ जो क्लाइंट को समझ में आ जाएगी, एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये तो आप ट्रेनिंग से भी नहीं दोगे, तो विथ एक्सपीरियंस ही आएगी। तो अगर आपने क्लाइंट रोल में किसी फ्रेशर को हायर कर दिया, क्या हो सकता है? आपकी इमेज खराब हो सकती है, बिकॉज जैसे आप कॉलेज में बात करते हो आप कॉर्पोरेट में बात नहीं करते। तो इसके लिए भी क्या ज़रूरी है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। अब ये जो सेकेंड पॉइंट है, ड्यूटीज़, ठीक है, हम ड्यूटीज़ देखते हैं। अब बताओ ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग क्यों नेसेसरी है? अभी तो हमने करा, अगर वो एक क्लाइंट रोल वाली ड्यूटी है। अभी क्या है ना कि हमें एक नया विंग करना है डिजिटल मार्केटिंग का, क्लाइंट से इंटरैक्शन नहीं है, पर हमें बहुत सारे लोग चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे कैंपेन करेंगे क्रॉस सोशल मीडिया। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम फ्रेशर्स को हायर कर सकते हैं। क्यों? एनी आइडिया? अच्छा आप बताओ, आप हायरिंग के लिए गए हो, एक जैसा पर्सन, उसने बहुत सारे फेस्ट में पार्टिसिपेट करा है, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी है, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं अपने कॉलेज टाइम में, बहुत सारे ऑनलाइन कैंपेन किए हैं। जैसे सेकेंड बंदा जो बहुत स्टूडियस है, थ्रू आउट स्ट्रेट ए है, बट ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा, आपके पास ये डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनर का रोल है, आप किसको देना प्रेफर करोगे? फर्स्ट वन को। किस बेसिस पे? क्या रीज़न? आप हाँ भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, इसका कोई करेक्ट ये नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर कॉलिंग, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नीड यहाँ पे क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या नीड है? कि हमें ऑनलाइन कैंपेन करना है क्रॉस डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सारे पे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नई विंग बना रहे हैं और हम हायरिंग कर रहे हैं कॉलेज फ्रेशर्स की। क्यों? क्योंकि तो ये आपका ओपिनियन है कि यू विल चूज द फर्स्ट वन। यू? फर्स्ट वन, सेम। यू? क्यों? क्यों?
सही है, रीजन बताओ अपना। एग्जैक्टली यही तो बात है, क्योंकि समझो समवन इज अ स्ट्रेट टेस्ट स्कोरर 10 से लेके 12 तक, तो कम से कम वो जल्दी सीख तो रहा है चीज़ों को, मेहनत तो कर रहा है, बिना पढ़े तो नहीं आ रहा है ना, ही इज स्टडिंग अकॉर्डिंगली। तो हाँ, उसकी थ्योरी अच्छी होगी, बेसिक चीज़ है, थ्योरी अच्छी होगी। सेकेंडली होगा कि लर्निंग होगा, उसको कुछ मैं हम सिखा सकती हूँ। एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास ट्रेनिंग का टाइम है, ठीक है, एग्जैक्टली क्विक लर्नर होगा। तो बेस्ड ऑन दैट सी देयर आर ऐसे पोजीशंस हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे यू एक्चुअली नीड एक्सट्रोवर्ट पीपल, जिसमें ना आपको 8 घंटे लगातार बात करना है, कस्टमर को डील करना है। हाँ, तो फिर आप क्या करोगे, देन यू विल ट्राई कि यू विल सी समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो इसमें करे। दोनों ही आंसर सही है, मैंने बोला ना, बट इट विल डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है। अगर आप देखते हो कि इमीडिएटली जैसा हमें कैंपेन करना है, ठीक है, सेम वैसा कैंपेन इसने फंड रेजिंग हमें करनी है और वैसा इसने कर रखा है कॉलेज टाइम में, और सेम टू सेम, और इसका बहुत अच्छा उसको लेके रिजल्ट भी, इसने इतनी फंडिंग इकट्ठा कर दी है अपने कॉलेज के फेस्ट के लिए, अब डेफिनेटली उसको प्रेफर करोगे, फिर तो आप मार्क्स देखोगे ही नहीं, है ना। तो अब ये जो हम डिफरेंट टास्क की बात कर रहे हैं, हमारी हायरिंग और एक्यूरेट होती जा रही है, किस बेसिस पे हो रही है, हमारे पास जो उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग डेटा है उस बेसिस पे, ठीक है। टास्क और ड्यूटीज, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो यहाँ पे नहीं है, बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नहीं है, किसी के भी दिमाग में अगर स्ट्राइक हो रहा है तो बहुत अच्छा है। हमने टास्क की बात कर ली कि उस जॉब में क्या काम है, ड्यूटीज की बात कर ली, ठीक है, टाइम की बात कर ली, अगर हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ है। फोर्थ स्टेटस स्केल, एज ए स्किल्स, ठीक है, स्किल्स कहीं ना कहीं उसमें ही आ जाएगा, मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली मनी की, क्योंकि अगर आपके पास, आपको मिल रहा है एक बहुत ही 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा, आपके पास ओपनिंग भी एकदम सही है, बट उसकी सैलरी डिमांड कितनी होगी, उसकी सैलरी डिमांड डेफिनेटली बेस्ड ऑन उसके वर्क के एक्सपीरियंस पे होगी, और आपका उतने का बजट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसको हायर नहीं कर सकते हो उस केसेस पे। अब यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ क्लियरली, आपके पास बजट कम है, केस स्टडी टाइप की, आप अपना दिमाग लगाओ, आप हायरिंग मैनेजर हो, आपने एक बंदे को देखा, बहुत अच्छे स्किल्स है, 2 साल के सब कुछ है, बट उसका जो पे है वो 20 LPA डिमांड कर रहा है, आपका 8 लाख का बजट है। अब आपको कॉलेज में ही हायरिंग करनी है या फ्रेशर ही रिक्रूट करना है, लेकिन आप प्रेफर कर रहे थे कि कुछ एक्सपीरियंस होता, आप क्या करोगे इस बेसिस में, आप किस तरह के अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा सीवी का, या जो भी आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, उसमें आप क्या करने की कोशिश करोगे। नेगोशिएशन उसके साथ में, देखो नेगोशिएशन 12 लाख का तो नहीं होगा ना, नहीं, तुम्हारा 12 लाख का ही बजट है, तुम जा ही नहीं, तुम हायर ही नहीं कर सकते हो हाई एक्सपीरियंस उतना उस पर्टिकुलर लाइन में। गुड कमीशन बेसिस पे रख सकते हैं, बट ये एक परमानेंट पोजीशन है। आप क्या करने की कोशिश करोगे, स्टार्टअप नहीं है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, किसको इक्विटी नहीं दे रहा है, शार्क टैंक। फोकस, क्या करने की कोशिश करोगे, सोचो सोचो। अच्छा, मैं एक हिंट देती हूँ, ठीक है, एक मैंने ऑलरेडी करा था, कॉलेज में एक फेस्ट होता है, और क्या होता है, और क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, सेकेंड क्या होता है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, और एकेडमिक्स होता है, और देयर इज अ टर्म कॉल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर। उस बंदे ने इंटर्नशिप करी हुई है सेम लाइन में, 2 3, आप क्या करोगे, विल यू प्रेफर दैट पर्सन ओवर अदर्स, है कि नहीं, सो दैट पर्टिकुलर रोल के लिए। सो इससे क्या होता है, इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट होती है, और इंटर्नशिप सब कर सकते हो और सबको करना भी चाहिए, जितना आप कर सकते हो, एज मेनी, स्पेशली किस लाइन में, जिसमें आपका गोल है, जिस पर्टिकुलर। तो ये सारी चीज़ें एज एन हायरिंग मैनेजर आपको इतनी क्लैरिटी हो रही है, एट द सेम टाइम आप जो आपका लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है उसमें आप क्या कर पा रहे हो,
कैंडिडेट को भी सेम लेवल ऑफ क्लैरिटी दे पा रहे हो कि सी दिस इज अ क्लाइंट रोल, आर यू कंफर्टेबल डीलिंग विद द क्लाइंट्स, सी दिस इज अ रोल वेयर वी नीड हाई सॉफ्टवेयर एक्सपर्टाइज, विल यू बी कंफर्टेबल। हमें ये सारा डेटा कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि हमने जॉब एनालिसिस करी है। बिना जॉब एनालिसिस की करेक्ट हायरिंग पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट जॉब हायरिंग को लेके, ये जॉब एनालिसिस को लेके कैसे ये हायरिंग में हेल्प करता है? क्या क्यों लगता है आपको कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब एनालिसिस नहीं इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, स्पेसिफाइड रोल होगा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अब आप बोलो स्मॉल स्केल में आप क्या बात कर रहे हो? एक नए स्टार्टअप की बात कर रहे हो या फिर आप एक लाइक क्या रनिंग स्टार्टअप, एक स्मॉल रनिंग स्टार्टअप की बात कर रहे हो? ठीक है, देखो अगर आप एक मीडियम लेवल एंटरप्राइज की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि किसी की शॉप है या कोई अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है, फैमिली का रन है, तब आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, गोल्ड की शॉप है, ऐसी चीज़ों में बिल्कुल सही है, हमें बहुत अच्छी जॉब एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, नो छोटू जो भी होगा कर लेगा। बट अगर आप स्टार्टअप की बात करो वहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? पहला पॉइंट आपने बोला कि स्पेसिफाइड रोल रहेंगे। अभी एक स्टार्टअप है, 5 बंदे, ठीक है, there's a person who joined the startup from my college, there are 5 people in that particular startup। एक बंदा सीईओ है, एक मार्केटिंग संभाल रहा है, एक फाइनेंस कर रहा है, एक एचआर कर रहा है, एक हायरिंग कर रहा है और एक लीगल चीज़ें देख रहा है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में। अब आप समझो कि उस बंदे के पास नेसेसरी स्किल ही नहीं है, लीगली उसको पता ही नहीं क्या करना है, ये नहीं करना, हमने बिना जॉब एनालिसिस के उसको ऐसे रख लिया है। हो पाएगा? आपकी स्टार्टअप की अगर हल्का सा कुछ लीगल कॉम्प्लायंसेस नहीं हुआ, हल्का सा गलत हो गया, काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए अर्ली फेज ऑफ स्टार्टअप, एक तो पहले आप फाउंडर्स ढूंढ रहे हो जो आपके उतने, जो आपने बोला ना अर्ली रनिंग स्टार्टअप की बात करी, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज बाद में दे आर टू बिकम फाउंडिंग मेंबर्स, अदर या नहीं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तो दे विल बिकम एनीवे इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। वहाँ पे अगर आपने सही स्किल सेट के सही लोग नहीं लिए, 2 तो फाउंडर हो गए, बाकी जो आप 3 हायरिंग कर रहे हो वो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरिंग होगी। वो दैट these 3 people can ruin you and can make your startup। अगर आपने करा 2 साल काम करने के बाद, goes back to that बंदा goes back to a competitor जो रन कर रहा है, क्या होगा? एज एन स्टार्टअप आपके पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि आप कर पाओगे। अगर किसी ने उसको पोच कर लिया, अगर वो एथिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, व्हाट विल यू डू? हैव यू हर्ड ऑफ पोचिंग? व्हाट इज पोचिंग? अच्छा ये बताओ, लीगल है इलीगल है? देखो पोचिंग लीगल नहीं है, ट्विस्ट ऑफ टर्म ऑफ ट्विस्ट, व्हाट इज अनएथिकल है, ओके, अनएथिकल है, सही चीज नहीं है करने के लिए। लीगल है लेकिन सी ग्रे एरिया है। कोई आपको, अगर आपको पता चलता है कि अगर उसने कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लीक करी है तो आप सू कर सकते हो उस एम्प्लॉय को, बट नहीं होता यूजुअली। लेकिन अनएथिकल है, अनएथिकल है क्लियरली। बहुत सारे कंट्रीज में लीगल भी नहीं है जहाँ पे हाई ये है। लेकिन एक टर्म है, जब हम पोचिंग को थोड़ा सा रीडिफाइन कर देते हैं, जो ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हेड हंटिंग। हेड हंटिंग, हेड हंटिंग, इसमें क्या हो रहा है? हम हायर पोजीशन के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर समवन विथ एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग एथिकेट्स एंड बताओ, मैं नहीं बता रही, स्ट्रॉन्ग एथिकेट एंड स्किल्स, इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्किल्स, तभी तो उसकी हेड हंटिंग हो रही है। अगर उस बंदे के पास स्किल ही नहीं है तो इतना क्यों हम उसके पीछे पड़ेंगे? देखा, देयर आर सम हायरिंग जिसमें खुद सीईओ बैठा होता है, बिकॉज जो 5 बंदे आए हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और इसमें से किसी को हमें लेना है। कई बारी तो आपने ये सुना है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कन्विंस करना पड़ा, एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो ज्वाइन माई पर्टिकुलर स्टार्टअप। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसके पास स्किल्स है उस लेवल की, उस लेवल का एक्सपीरियंस है, स्किल्स है। तो जॉब एनालिसिस
अर्ली स्केल में कि वो क्या रिक्रूटमेंट है उस पर्टिकुलर के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बड़ा स्टार्टअप करना है और कुछ सही, तो वो इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बताओ, ये तो हमने देखा एक एचआर मैनेजर के पर्सपेक्टिव से। अब आप लिखो एज अ कैंडिडेट, ठीक है, आपको क्या क्लैरिटी मिल रही है एज अ कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड, हु इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। गिव मी 4 to 5 थिंग्स, राइट इट डाउन, आई विल आस्क एवरीवन एंड ऑल ऑफ यू। अब बताना कि क्या पॉइंट है, एकदम स्मॉल, जैसे आपने उसमें देखा ना स्किल्स, मनी, वैसा करके 5। अगर जिसका सबसे ज़्यादा, देखते कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जा पाता है, सबसे ज़्यादा। फाइव पॉइंट्स एज अ कैंडिडेट, क्यों आपके लिए, आपको क्या क्लैरिटी मिल रही है जॉब एनालिसिस से? 4 लिख दो, 4, 5 नहीं है, 4 मेजर है, आप लिख दो। आपको क्या क्लैरिटी मिल रही है अगर आपके पास प्रॉपर जॉब एनालिसिस है, तो आपको क्या क्लैरिटी मिल रही है, क्यों आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एज अ कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड? जो भी लिख रहा है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपना लिखो, आपको क्या लगता है, व्हाई इज इट दैट इम्पोर्टेंट? हो गया? किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है तो आप ज्यादा भी लिख सकते हो, मेजरली 4 है। लिख लिया? स्टार्ट करें, किसका रेडी हो गया, कौन अपना शेयर कर सकता है? अपने लिए बोलो। आप बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ठीक है, एज अ कैंडिडेट आई विल सी हाउ गुड आई फिट इन, if my skills will be properly utilized or not. I am an extrovert, okay, I like dealing with people, marketing role है, मेरे को सही लगेगा, ठीक है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ। बट पता चला मार्केटिंग रोल है लेकिन सेल्स का उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, स्ट्रैटेजी मार्केटिंग है, उसमें मेरा कुछ ऐसा रेगुलर इंटरैक्शन, उसमें भी इंटरैक्शंस तो हो रहे हैं, मीटिंग्स होंगे, ये होगा, पर मेजरली मुझे क्या करना है, मार्केटिंग में थोड़ा सा डेटा वाला काम संभालना है। आई माइट गेट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे तो सेल्स का उस तरह का चाहिए था। तो फर्स्ट क्या है, आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई माई राइट फिट। अब इसके लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आपने सुना है ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जो वीकेंड्स पे बाहर चले जाते हैं, 5 दिन काम करा, 2 से 3 दिन की छुट्टी मिली, लॉन्ग वीकेंड करा, ऐसे भी करके ट्रिप कर सकते हैं। वॉट आर दे एंजॉय ट्रैवलिंग। सपोज आई थिंक कि मुझे वीकेंड टू वीकेंड जिंदगी नहीं जीनी, आई लाइक ट्रैवलिंग, आई विल ट्राई टू फाइंड अ जॉब विच हैज़ हाई अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग। डेफिनेटली आई विल बी वर्किंग टिल 7 and 8, बट शाम को आई कैन एक्सप्लोर। सो आई एम satisfying both my job as well as my hobby, whatever I want to do, and
उससे क्या होगा, मैं खुश रहूंगी तो मेरी वर्क लाइफ बैलेंस बेटर हो जाएगी. समवन हु इज अ फैमिली पर्सन, देयर इज अ न्यू मदर, उसने बहुत टाइम काम करा है मार्केटिंग सेल्स में. नाउ क्या उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी? नाउ शी इज गोइंग थ्रू जॉब्स. What will she prefer if she is a mother of a toddler or a newborn? What will she prefer? A flexible working hour, work from home जो job exactly जो provide कर रही है. So मैं अपना right fit ढूंढ सकती हूँ based on my requirement and my requirement at that particular time. हो सकता है 5 years later she'll again go for a sales job, but at that particular time what is her requirement? For those 5 years, flexible working hours. क्या priority क्या है उसकी? आप बताओ आपका सेकेंड पॉइंट क्या है? Gain experience, skill enhancement, job demand and new trend in the market. ओके, आपके लिए एज अ कैंडिडेट कैसे हो रहा है, जैसे आप एक्सप्लेन करो कैसे इंपॉर्टेंट है आपका, जो भी सबसे इम्पोर्टेंट. ठीक है, मतलब आप अपना राइट फिट ढूंढ पा रहे हो, राइट अमाउंट का ढूंढ पा रहे हो. एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, मतलब आप इनिशियल फेज में एज अ फ्रेशर यू आर लुकिंग टू गेन एक्सपीरियंस टू इन्हांस योर स्किल, ताकि आप पर्टिकुलरली आगे जा पाओ, तो उस अकॉर्डिंग आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. जॉब डिमांड कैसे? हाँ, उससे आप अपना बेस्ट फिट आइडेंटिफाई कर सकते हो. या फिर सेकेंड पॉइंट जो मुझे आपके पॉइंट से समझ में आ रहा है, आई कैन सी माई फ्यूचर गोल्स. मैं करेंटली यहाँ हूँ, मेरे पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, बट जो आप करने की कोशिश करो स्किल इन्वेंट्री, क्योंकि आपने ये सोचा हुआ कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है. बहुत लोग होते हैं कि जिन्हें जो एचआर में स्टार्ट करते हैं, पर उन्हें एचआर का जो सबसे ग्लैमरस जो बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट बनना है. ठीक है, क्योंकि उन्हें पढ़ाना, स्किल इम्पार्ट करना ये पसंद है. बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज समथिंग जो आपको इमीडिएट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप खुद एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर, आप किसको ट्रेनिंग दोगे, कौन आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, नहीं. तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना पड़ेगा एज अ बेसिक एडमिन कुछ टाइम तक. उसके बाद फिर आप उस फील्ड में धीरे धीरे करके एक्सपीरियंसेस लोगे, वेरिड एक्सपीरियंस लोगे, ओडी एक्सपर्ट, एंड देन आप एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्सपर्ट बन सकते हो. तो जब पर मेरा गोल यही है, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकती हूँ. ठीक है, तो अब आई कैन डिसाइड. फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट सबने लिखा परफेक्ट फिट. सेकेंड हो गया माई फ्यूचर गोल. एज पर माई फ्यूचर गोल मैं देख सकती हूँ राइट फिट है कि नहीं. पता चला ये जॉब तो हायरिंग की, इसकी कभी ट्रेनिंग प्लेसमेंट से लेना देना होगा ही नहीं, तो मैं नहीं ज्वाइन करूँगा. लाइक ठीक है. आप बताओ थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. क्या? स्टेबिलिटी. वो राइट फिट में आ गया ना, कि अगर आप एक सर्टेन टाइम पे स्टेबिलिटी प्रेफर करोगे, एक सर्टेन टाइम पे आप प्रेफर करोगे कि यू आर वर्किंग अलॉट, बहुत ज़्यादा काम करो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करो, क्योंकि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो आप बताओ क्या हो सकता है थर्ड या फोर्थ? ठीक है, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सैलरी. कितना भी आपका राइट फिट हो, कितनी भी ये हो, अगर वो आपको सही कंपनसेशन, सैलरी और कंपनसेशन, सही कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, विल यू कंसिडर ज्वाइनिंग दैट जॉब? नो. द सेम जो हमने एग्जाम्पल लिया इधर, न्यू मदर का एग्जाम्पल लिया, 5 साल के एक्सपीरियंस, उसको वर्क फ्रॉम होम रोल मिल रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल है, 12,000 की सैलरी दे रहे हैं. विल शी बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग? इतना में तो शी वॉन्ट. एज अ फ्रेशर, किसी को कोई स्किल नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट है, तो उसको दे रहे हैं 15 से 20,000 के अप्रॉक्स. विल दैट पर्सन कंसिडर ज्वाइनिंग? मे बी. अगर बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स नहीं करी, अपने ऊपर उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करा, माइट कंसिडर ज्वाइनिंग कि ठीक है धीरे धीरे करके आई ग्रो. सो थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनसेशन. परफेक्ट फिट, फ्यूचर ओरिएंटेशन, कंपनसेशन, एंड फोर्थ एनी गेस करो. अब ये ना इन तीनों से बिल्कुल अलग है, हिंट दे रही हूँ, एंड इट इज बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर you can say preferences and also same of the organization. सोचो, इस लाइन पे सोचो जो बोला है, ये तीनों से अलग है.
बट मैटर करता है। आपने कुछ सिमिलर ऐसा पहले बोला है। एग्जैक्टली, वर्किंग कंडीशंस। अब ये सबसे ज्यादा मैटर कर जाएगा। कैसे? अगर यू चूज टू वर्क इन अ स्टार्टअप, वहां की वर्किंग कंडीशन कैसे होगी? हाई डिमांड, यू हैव टू बी अवेलेबल। आप नहीं बोल सकते मैं छुट्टी में हूं। अगर कोई सडनली एक बड़ा ऑफर आ गया, आप एक स्टार्टअप कैन यू से कि लेट्स डिले इट विद 6 आवर, आपके पास इतनी लग्जरी नहीं होगी। दैट पर्सन कैन गो टू अनदर वन। तो वर्क कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर मेनी पीपल हु वुड प्रेफर वर्किंग इन अ वेल स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। चाहे सैलरी कम मिल रही है लेकिन मैं इन्फोसिस में हूँ, मैं टाटा में हूँ, बिकॉज, या फिर मैं एक गवर्नमेंट जॉब कंसिडर करूँ बिकॉज मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो उस अकॉर्डिंग है। क्या 4 पॉइंट्स हुए? एज अ कैंडिडेट एंड वर्किंग कंडीशंस। आपने सुना है वर्किंग कंडीशन वाला जो पॉइंट है वो, उसको लेके अगर क्लैरिटी रहती है तो वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे को हेल्प करेगा। कैसे? अगर मैं क्लियर रहती हूँ इस चीज़ को लेके, तो वर्क एनवायरनमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये सप्लाई से रिलेटेड जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्योंकि आपने देखा है कि किसी ने ज्वाइन करा 6 महीने, 1 महीने तो ट्रेनिंग हुई, ऑनबोर्डिंग हुई, उसमें ही लग गया, 2 महीने तो आपने ऑब्जर्व करा सीनियर के नीचे क्या है, 2 महीने काम करा छोड़ दिया। एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे कितना लॉस होगा उसका? क्योंकि वो जो 6 महीने की सैलरी दी शुरू में, 2 महीने तो मैंने आपके स्किल इनहेंसमेंट का ही बेसिकली पे करा ना, ज़्यादा करके, तो वो सबसे बड़ा लॉस होगा फॉर मी। अगर मैंने एक न्यू हायर लिया, और बहुत सारे का तो 6-6, 7-7 मंथ का होता है ट्रेनिंग पीरियड, इन विच आई एम पेइंग फॉर द ट्रेनिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हम क्लियरली बताते हैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में कि ये दिस इज अ हाई वी एक्सपेक्ट, अगर आप देख तो नीचे की 2 लाइन रहता है, वी एक्सपेक्ट ऑनेस्ट इंडिविजुअल, ऑनेस्ट, रेडी टू जॉब, ऑलवेज अवेलेबल, वी नीड अ, किसी का रहता वी नीड अ टाइम प्लेयर, वी नीड अ टीम प्लेयर। व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या सोच रहे हो? तो ये इस बेसिस पे होता है कि अगर हम क्लियर रहते अपने जॉब एनालिसिस को लेके, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इन चीज़ों को लेके हम क्लियर रहते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, हम क्या बेटर कर पाएंगे, बेटर पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे फॉर द राइट जॉब, एंड द बेटर पर्सन को हम ऑल्सो क्या कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे टू अप्लाई। जो हमने फर्स्ट पॉइंट बात करी ना रिक्रूटमेंट की, हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने क्लियर लिख दिया है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, वी वांट अ टीम प्लेयर। अब किसी को ऐसा है कि हु कैन नॉट वर्क विद पीपल, जिसको है कि नहीं मुझे अकेले में काम करना, आई वांट बहुत ज़्यादा फ्रीडम, या फिर वी सेड, कभी कभी अभी एक बहुत ही कॉमन जॉब डिस्क्रिप्शन में पॉइंट आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन इज द एड जो पब्लिश होता है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हॉकिंस का एडवर्टीजमेंट था कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में, सारा दिया, वी आर लुकिंग फॉर BBA पीपल, वी आर लुकिंग फॉर इतना करके हाई लर्निंग ओरिएंटेशन, इतना पे है वगैरह, लास्ट में ऐसे कॉमन में लिखा पीपल हु आर स्टिल लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम जॉब, वर्क फ्रॉम होम इवन आफ्टर कोविड मे नॉट अप्लाई। क्या बोल रहे हैं वो, और उनका 6 डेज वर्किंग है, उनका क्या प्रेफरेंस है? अब इस चीज़ से आप कितना मेकआउट कर सकते हो कि दे विल प्रेफर पीपल या ऑफिस जो आ रहे हैं। अब इससे आप एज ए कैंडिडेट इतना भी तो समझ सकते हो ना कि लॉन्ग आवर्स रहेंगे, जब वो इतना स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपको ऑफिस में आना है, हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम और ये छुट्टियां कंपेरेटिवली कम मिले, इफ यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एंड अब उन्होंने अपने एंड से भी क्लियर कर दिया, तो कोई ऐसा बंदा जो 4 डे वर्किंग चाह रहा है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर चाह रहा है, नहीं अप्लाई करेगा। अब आपके एंड से भी क्लियर है, उनके एंड से भी क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इतने एडवांटेजेस की बात करी है, यहाँ पे वी आर सीइंग 5 to 6 पॉइंट रिलेटेड टू सेम। पहला पॉइंट क्या है,
Job analysis provides with the first hand related job information. You know what you are getting into, what to expect, ताकि बाद में आपको confusion नहीं हो. If you have joined a high sales role, आपको बहुत ज़्यादा travel करना पड़ रहा है, then बाद में आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो, ना ही ऑर्गेनाइजेशन को. आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंप्रेशन उस पर्टिकुलर जॉब को लेके जो आप करने वाले हो, वो आपको कहाँ से मिलेगा? जॉब एनालिसिस से. ठीक है, ये हमने बात कर लिया. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग राइट एम्प्लॉय फिट, राइट पर्सन और विद द राइट फ्यूचर गोल्स एंड राइट करेंट स्किल्स. इसमें दोनों चीजें आएंगी जब आप राइट फिट की बात कर रहे हो. ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं क्या कर पाऊंगी? अपनी स्ट्रैटेजी बेटर कर पाऊंगी. व्हाट इज स्ट्रैटेजी? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. अब स्ट्रैटेजी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगी ना, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. आपका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? चार्जिंग पॉइंट होगा. आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? आप सोचोगे कि 2-3 बार ये रिविजन करते हैं एंड देन वी कैन एंड ओके, सो वी कैन टेक अ गुड स्लीप एंड गिव द एग्जाम. किसी ने साल भर पढ़ाई नहीं करी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? रात को पढ़ना है, 5 कप ऑफ कॉफी, ठीक है, बहुत सारी कॉफी पीनी है, पूरी रात पढ़ना है. दैट विल बी योर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. किस चीज पे डिफर करी? पर्सन टू पर्सन. अब नेक्स्ट एग्जाम है, उसके बाद नेक्स्ट पेपर 1 हफ्ते बाद है. 1 हफ्ते आपने बहुत पढ़ाई कर ली, तो क्या होगा? व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी? फिर चेंज होगी आपके उस अकॉर्डिंग. मे बी इस बार ही आप सो जाओ 3-4 घंटे, बिकॉज आप पढ़ लिया पर्टिकुलरली. तो ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? किस चीज पे डिफर कर रहा है? एक तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडली एट अ पर्टिकुलर टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, हम कब हायरिंग कर रहे हो और हम किस चीज के लिए हायरिंग कर रहे हैं, उस बेसिस से हम अपनी क्या बनाते हैं? हायरिंग स्ट्रैटेजी. किस बेसिस पे बनाते हैं? जॉब एनालिसिस के बेसिस पे, जो हमने डेटा कलेक्ट करा है. थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल. इसमें कैसे काम करता है? क्योंकि हमें ड्यूटीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में क्लियर था, हम देख पा रहे हैं कि वो बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है और उस बेसिस पे हम अपनी अप्रेजल कर पा रहे हैं. कोई नहीं, ऑलमोस्ट दैट वाज द लास्ट स्लाइड, खत्म ही हो रहा है, तो विल बी एंडिंग. अब हायरिंग स्ट्रैटेजीज, उसके बाद हमने क्या बोला? अप्रेजल. अप्रेजल में कैसे हेल्पफुल होगा? कैसे? बिकॉज वी नो द ड्यूटीज एंड रोल्स. आपको हायरिंग करते हुए बोल दिया था क्लियरली कि इसमें बहुत सारा सेल्स का काम है. मेन है कि आपको इतनी आपकी गोल रहेगा और आपको इतना अचीव करना है, तो आपको भी पता रहेगा कि मुझे क्या करना है. एंड अगर 400 का टारगेट था, आपने 420 कर लिया, तो उस बेसिस पे आपको ज़्यादा क्या मिलेगा? ज़्यादा अप्रेजल मिलेगा. ठीक है, इस बेसिस पे. तो HRP क्लियर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस और थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ हायरिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. अब हम क्या करेंगे? जो हमारे डेफिनेशंस थे ना 5, क्या? नहीं, बस क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देंगे. ठीक है, सबसे पहले आपने जो डेफिनेशंस लिखा ना, आप खोलो.
डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है? क्या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले क्या बोला था? राइट पीपल एट राइट प्लेस, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, ठीक है? आप एक बारी जो फॉर्मल डेफिनेशन थी उसको पढ़ सकते हो Human resource planning. जोर से। Human resource planning is the process of determining and assuming that the organization will have an adequate number of qualified persons available at the proper lines, performing jobs which meet the needs of the enterprise and which provide satisfaction for the individuals involved. ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अब किस बेसिस पे करते हैं हम? अपने ह्यूमन रिसोर्स डिमांड के बेसिस पे और सप्लाई के बेसिस पे। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? दोनों के बीच का गैप HRP, डिमांड फॉरकास्टिंग, सप्लाई फॉरकास्टिंग, दोनों के बीच का गैप। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? हायरिंग करेंगे या फिर डाउन साइजिंग बेस्ड ऑन दैट, या जो भी नेसेसरी इंप्रूवमेंट है, जो भी हमारा डेटा कलेक्शन होगा HRP के बारे में। डिमांड फॉरकास्टिंग में क्या होता है? डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स होते हैं, दो तरह के। एक क्या होता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में मेजरली क्या आता है? एस्टिमेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी टेक्निक, मैनेजरियल जजमेंट, कि हमारे मैनेजर्स का क्या जजमेंट है, ठीक है? सप्लाई में क्या क्या आता है? सप्लाई फॉरकास्टिंग में टर्नओवर एनालिसिस, absenteeism, condition of working and movement of jobs, movement across jobs, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या करा? 3 छोटे छोटे टॉपिक्स। सबसे पहले सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है? ट्राइंग टू प्रिपेयर फ्यूचर फॉर फ्यूचर हायर पोजिशंस, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। सेकेंड, HRIS क्या होता है? डिजिटल टूल टू कीप ऑल आवर डेटास एंड एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, एवरीथिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है? एंड थर्ड पॉइंट वाज एक सक्सेशन प्लानिंग से भी पहले करा था, अप्रेजल। उसमें क्या होता है? टाइमली रिव्यू विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन जो भी काम कर रहा है, जो भी हमारे पास डेटा है, हम क्या करते हैं? नेसेसरी कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर नेसेसरी रेटिंग देते हैं। अप्रेजल तो सुना होगा ना? या फिर बोनसेस प्रोवाइड करते हैं, जो भी टर्म है। और लास्ट में क्या कर रहा था? जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होती है? इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, स्पेसिफिक क्या आते हैं उसमें? टास्क्स, ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन। एज अ कैंडिडेट क्यों इंपॉर्टेंट है और एज अ ऑर्गेनाइजेशन को भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम राइट फिट आइडेंटिफाई कर पाते थ्रू दैट डेटा, ठीक है? इतने सारे टॉपिक्स क्लियर है? ठीक है।